Hello and welcome to Vernia Academy. Hello and welcome to Vernia Academy. ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पर बेस्ड सेकेंड नंबर वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फोर्स और फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। इस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग फटाफट प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक कवर किया था उसको उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था वो था फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स क्या होता है। और हम लोगों ने जाना फोर्स कुछ और नहीं क्या है, पुश और पुल है। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है, फोर्स का जो क्या है एसआई यूनिट है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कवर किया। इफेक्ट ऑफ फोर्स, और हम लोगों को ये पता चला कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, सॉरी, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मूव करा सकता है, तो मूव करा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को या साइज को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जो हमारा पहला टाइप था, टाइप्स ऑफ फोर्स, और पहला टाइप था वो था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें अपने डोर को ओपन करना है, डोर को क्लोज करना है, क्या हम बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए डोर से डोर को ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम डोर पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड जो हमारा फोर्स था वो था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। अब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस टाइम ये दोनों के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। या अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, यानी फॉलिंग मैंगो है, फॉलिंग एप्पल है, उसको जब अपने साइड अट्रैक्ट करता है, या एप्पल और अर्थ के बीच में किसी भी टाइप का फिजिकल कनेक्शन होता है, नहीं होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप के फोर्स हैं, तो वो फोर्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट फोर्स जो हम लोगों ने देखा वो था बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स आते हैं, क्या मैग्नीट्यूड सेम रहता है, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो
इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स से ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह के मूवमेंट या चेंजेज नहीं आता है, क्योंकि इस कंडीशन में फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, क्या होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट जो फोर्स था 4 नंबर, वो था अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, और अनबैलेंस्ड पे फोर्स में एक ही ऑब्जेक्ट पे दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स, दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और इस केस में हमारा नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, वो जीरो नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा जो बड़ा वाला फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, एक मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का है। तो 5 न्यूटन का हमने क्या बोला कि जो फोर्स लेफ्ट साइड में रखेगा तो उसका साइन क्या होगा? निगेटिव। और जो राइट साइड में फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा, इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा वो 10 न्यूटन होगा। ये ऑब्जेक्ट और कितना न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो रहा है? 10 न्यूटन का। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मोशन आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट था वो था रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स में मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या होते हैं? मल्टीपल फोर्स अप्लाई होते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्स अप्लाई होते हैं। इनका कुछ मैग्नीट्यूड है और इस मल्टीपल फोर्स का इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? कुछ इफेक्ट दिखता है। अब हम क्या करेंगे? इन चारों इन इन मल्टीपल फोर्स के बराबर हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे और उतना ही मैग्नीट्यूड लाएंगे, उतना ही इफेक्ट लाएंगे इस ऑब्जेक्ट में। और जो हमारा सिंगल फोर्स होगा, जो हमारा सिंगल फोर्स होगा, इनको रिप्लेस करने के बाद, इनको रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास सिंगल फोर्स आएगा, ये सिंगल जो फोर्स होगा, यही कौन सा फोर्स होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। इतना टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर किया था। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग इस चैप्टर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। और इस लॉ ऑफ मोशन का जो आइडिया न्यूटन के माइंड में आया, उसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। पहला व्यक्ति है एरिस्टोटल और दूसरा है गैलीलियो। पहला व्यक्ति है एरिस्टोटल और दूसरा है गैलीलियो। एरिस्टोटल का मानना था किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन उसके मोशन को बनाए रखने के लिए, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूव करने लगा, के मोशन को बनाए रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि मान लिया कि गैलीलियो ने एक पटरा, दो पटरा लिया और दोनों का जो इंक्लिनेशन था, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, वो इक्वल था। अब उसने क्या किया कि उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे एक बॉल को रोल कराया। और जब जितना हाइट पे इस डायरेक्शन में बॉल को रखा था और फिर उसको रोल कराया, वो बॉल रोलिंग के दौरान भी नेक्स्ट इनक्लाइंड सरफेस पे उतना ही हाइट को क्या किया? कवर किया। यानी कि यहाँ पे इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट दोनों क्या हैं? बराबर हैं। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रखा, लेकिन दूसरा के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या किया? थोड़ा सा कम किया। और उसके उस दौरान इससे पता चला कि जब हाइट, जिस हाइट से ये बॉल यहाँ से हमने रोलिंग कराया है, दूसरे इंक्लिनेशन वाले सरफेस पे ये बॉल उतना ही हाइट पर
क्या किया, उतना ही हाइट तक ट्रेवल किया। लेकिन इस दौरान उसने लेंथ को ज़्यादा कवर किया है। इस टाइम लेंथ कम कवर किया था, इस टाइम लेंथ ज़्यादा कवर किया। और इस कंडीशन में भी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट दोनों क्या आया, बराबर आया। अब तीसरा केस में क्या किया, इंक्लिनेशन, एक इंक्लिनेशन को सेम रखा और दूसरा इंक्लिनेशन को क्या किया, अर्थ के पैरेलल कर दिया, यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया। और इस केस में उस बॉल ने क्या किया, उसी हाइट को अटेंड करने का प्रयास किया, लेकिन वो हाइट नहीं मिला और वो हाइट के खोज में निकला रहा और मोशन में ही रहा, फिर वो रेस्ट में नहीं आया। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये किसने बोला, गैलीलियो ने। और एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस मोशन को बनाए रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, जिसको गैलीलियो ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, काट दिया। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, जो क्या है, गलत है। तो क्या है, गलत है। गैलीलियो ने क्या बोला था, अ बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और जो गैलीलियो का आइडिया आया किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है तो मूव करेगा, इसी कंसेप्ट को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या किया, अप्लाई किया और एक नया नियम बनाया। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो वर्कड ऑन द, सॉरी, ठीक। और गैलीलियो के इसी आइडिया को और गैलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट पे न्यूटन ने कुछ काम किया और काम करने के बाद लाया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मोशन जो है वो डिफाइन करता है फोर्स को, यहाँ पे थोड़ा गलती दिखाया गया है, इनर्शिया नहीं, मोमेंटम गलत है, मोमेंटम न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। फर्स्ट जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक और आइडिया आता है, आइडिया ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसको हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेकंड जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो रिलेशन बताता है इसके बीच में, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। न्यूटन का सेकंड नियम क्या बताता है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को, यानी कि फोर्स के कैसे कैलकुलेट करें, वो तरीका हमें पता चलता है किससे, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और थर्ड लॉ से फोर्स का कॉज और फोर्स के इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं आज के पहला टॉपिक पे। पहला टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो के आइडिया से हमें क्या पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। और न्यूटन ने इसी आइडिया को लिया और बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करता रहेगा, तब तक जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। कब तक मूव करेगा, जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कैसा पाथ पे, तो स्ट्रेट पाथ पे। कब तक, जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अ बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अ बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ। अब आपके लिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन यह है कि हाउ डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। न्यूटन के फर्स्ट लॉ कैसे फोर्स को डिफाइन करता है। हमने क्या पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। इससे क्या पता चलता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लाने के लिए भी हमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन या कॉज ऑफ रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको रेस्ट में लाना है तो फोर्स अप्लाई करो, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मूव कराना है तो भी फोर्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये था हमारा आज का पहला कंसेप्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। से क्या पता चला कि फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने में। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मूव करेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इनर्शिया, या हमें इसे बोलेंगे लॉ ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं लॉ ऑफ लेजीपन या लॉ ऑफ हीटपन। लेजीपन और ढीठपन क्या होता है? लेजीपन का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चेयर पे बैठ गया, उसको उठाना क्या है, मुश्किल है। कब तक? जब तक कि हम उसको डांटे नहीं, जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें, उसको पीटे नहीं। लॉ ऑफ ढीठपन क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अड़ गया इस बात, किसी बात पे अड़ा रहेगा, अगर हमको ये करना है तो करना है तो करना है, लेकिन उस ढीठपन को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फोर्स की, आपकी। वही है लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जैसे प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति में लेजीपन, वही प्रॉपर्टी है क्या, किसी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट में जो उसको उसको रेसिस्ट करता है मूव करने में, या उसके स्टेट को चेंज करने में। बात समझे? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो हम हो या कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट हो या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो। तो एक प्रॉपर्टी है, अपना स्टेट खुद चेंज नहीं करेगा। कब करेगा? जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने से। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। कॉल्ड इनर्शिया। अब बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है बड़ा सा पत्थर और दूसरा है एक फुटबॉल। हमें इस फुटबॉल को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, या इस पत्थर को, इस स्टोन को? तो आप बोलिएगा, आपका आंसर होगा कि इस फुटबॉल को। क्यों? अगर हम आपसे पूछें कि क्यों इस फुटबॉल को मूव कराने में क्या है, आसानी है, क्यों हम जल्दी मूव करा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। क्योंकि इसका मास कम है इसलिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसके इसको मूव कराने में। और क्योंकि इस पत्थर का मास क्या है, ज़्यादा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव कराने में। यानी क्या हम बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में चेंज किसके कारण आ रहा है आसानी से? तो मास के कारण।
क्योंकि इसमें मास कम है इसलिए हमें इसे आसानी से क्या कर रहे हैं, मूव करा दे रहे हैं। क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। यानी कि इसको रेसिस्ट कौन कर रहा है मूव करने से? मास। इसको मूव कौन करा रहा है? मास। जो रेसिस्ट कर रहा है यही प्रॉपर्टी तो हमारा कौन है? इनर्शिया है। इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का है, किसी ऑब्जेक्ट में मास क्या है? ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ज़्यादा ढीठ होगा, ज़्यादा लेज़ी होगा, क्या करने में? मूव करने में। अगर मान लीजिए कि हम लोग एक मूविंग ट्रक को या ट्रक को ढकेल रहे हैं, ट्रक पे फोर्स लगा रहे हैं और उसको मूव कराने का कोशिश कर रहे हैं। या एक व्यक्ति से ट्रक मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम साइकिल को क्या कर सकते हैं? आसानी से मूव करा सकते हैं। क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ज़्यादा है और वो मास ही ट्रक को मूव करने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। जो रोक रहा है वही प्रॉपर्टी तो है इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट पे इनर्शिया यानी कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? हम लोग बोल सकते हैं मास पे। इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, क्या हम बोल सकते हैं का या भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि एरिया को मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? मास। यानी कि हम बोल सकते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? बोल सकते हैं मास इज द मास इज द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। हम लोग अभी क्या पढ़े? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि वो मास मूव करने को रेसिस्ट करेगा, मूव नहीं कर पाएगा जल्दी। हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, उसका जो स्टेट है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी कि रेस्ट में है तो आसानी से हम लोग मूव करा सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो आसानी से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? हमें पता चला कि मास ही क्या है? रेसिस्ट कर रहा है। मास ही क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया है। मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इनर्शिया। क्या है? टाइप ऑफ इनर्शिया। जो पहला टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। वो अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टेट है, खुद चेंज नहीं करेगा। चेंज कब करेगा? जब हम लोग उस पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक फुटबॉल रखा, अब इस फुटबॉल को मूव कराना है। कब कराएँगे? जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। खुद पे खुद ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। और इसके कारण हमारे लाइफ में इनर्शिया के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण हमारे लाइफ में बहुत सारे दुर्घटना भी घटते हैं। बहुत रियल लाइफ हम लोग इवेंट भी फेस करते हैं। जैसे हम लोग सब कोई बस में जनरल बस में तो सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, साइकिल पे सफ़र करते हैं, बाइक पे सफ़र करते हैं। अगर अचानक बाइक रेस्ट में है और अचानक उसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। बाइक अभी क्या है? रेस्ट में है और अचानक उसका क्या हो गया? स्पीड बढ़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे के साइड झुक जाते हैं। किसके कारण? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। हम लोग बस में होते हैं और बस अचानक क्या हुआ? मूव किया। तो हम लोग फॉरवर्ड मूव किया और हम लोग बैकवर्ड क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। क्यों? ये देखिए, मान लीजिए कि आप इस बस के सरफेस पे क्या है? बस के फर्श पे खड़े हैं। बस के फर्श पे खड़े हैं। बस अचानक तेजी से फॉरवर्ड क्या हुआ? मूव किया। तो बस के कांटेक्ट में जो हमारा लोअर पोजीशन है, बस के कांटेक्ट में जो हमारा लोअर पोजीशन है, वो बस के साथ क्या हुआ? मोशन में आ गया। पहले क्या था? रेस्ट में था बस, बस रेस्ट में था, हम भी क्या थे? रेस्ट में थे।
लेकिन जैसे ही बस मूव किया तो हमारा लोअर पोर्शन भी क्या हुआ, बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, मूव कर गया। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कंफ्यूज हो गया कि नीचे वाले के साथ क्या हुआ। जब तक ऊपर वाला पोर्शन पोर्शन रिजेक्ट करता, तब तक वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तब तक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब तो किसके कारण गिरते हैं उस टाइम, तो लॉ ऑफ फोर्स, सॉरी, किसके कारण गिरते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण गिरते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये जनरल एक्सपेरिमेंट है, हम लोग ये भी इसको भी डेली अपने बुक में कहीं भी हम लोग देख सकते हैं। एक कप लीजिए और एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर आप क्या करिए, क्वाइन रखिए। जब आप पेपर को स्लोली स्लोली मूव करिएगा, के साथ क्वाइन भी क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन आप जैसे ही पेपर को स्पीडली, बहुत ही तेजी से क्या किए, खींचे, तो जो ऑब्जेक्ट का जो मेन स्टेट है उस क्वाइन का, रेस्ट, उसी स्टेट में रहेगा। और जैसे ही हम लोग क्या किए, अपने साइड खींचे, क्वाइन क्या हो गया, ग्लास के अंदर चला जाएगा। किसके कारण होता है, तो ये रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। वो अपना स्टेट खुद चेंज नहीं करेगा। कब चेंज करेगा, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम उस पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं, और आपका ध्यान कहीं और है, और साइकिल के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया, बड़ा सा ब्रेकर आ गया, और आप ध्यान नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे, अचानक ब्रेक मारेंगे। जब आप अचानक ब्रेक मारेंगे तो आप साइकिल के आगे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यक्ति साइकिल चला रहा है और इसके अचानक सामने क्या हो गया, एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्या हुआ, व्यक्ति आगे की तरफ गिर गया। क्यों, जब ये साइकिल चला रहा है तो इसका जो लोअर पोजीशन है, लोअर जो पोर्शन है इस व्यक्ति का, जो लोअर पोर्शन है वो साइकिल के साथ मोशन में है, और अपर पार्ट वाला भी क्या है, मोशन में है। लेकिन जैसे ही साइकिल इस पत्थर से टकराया और साइकिल रुका, तो उसका लोअर पोर्शन क्या है, रेस्ट में आ गया। लोअर पोर्शन रेस्ट में आ गया जल्द, लेकिन अपर पोर्शन क्या रहा, मोशन में रहा। अपर पोर्शन मोशन में रहा, और उसी के कारण ये व्यक्ति क्या हुआ, यहाँ पे गिर गया। या हम लोग कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही कार का अचानक ब्रेक लिया गया, हम लोग आगे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि बहुत स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं, और अचानक हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं अचानक, तो आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहने रहेंगे, आप सामने वाला ग्लास तोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर रोड पे गिरे हुए पाइएगा अपने आपको। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीट के बेल्ट लगा के आगे क्या होता है, व्यक्ति बैठा रहता है, पीछे भी बैठा रहता है। वो किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है, एक कार के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, कार मूव कर रहा है, उसके साथ साथ बॉक्स भी मूव कर रहा है। अब हम इसके पास ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि वो मूव कर रहा है तो मूव करेगा कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। अब कार पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, उसके सामने भी एक बड़ा सा पत्थर आ गया, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लिया, गाड़ी तो रुक गया, लेकिन जो ऊपर बॉक्स रखा हुआ था वो गाड़ी के साथ भी क्या था, मोशन में था, और ये अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाया। ये कहाँ आया, मोशन में ही रहा, आगे जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेकेंड टाइप समझ गए, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या था इनर्शिया ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और नेक्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन पे क्या करता है, ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ पे, उस टाइम उसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है। तो आप एक पत्थर को किसी रस्सी से बांध लीजिए और बांध करके घुमाइए,
यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति घुमा रहा है, इमेजिन कीजिए कि आप घुमा रहे हैं। अब इस मान लीजिए कि इस यहाँ पर ये बॉल है, तो उस टाइम इसका डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे है। अगर बॉल यहाँ आया, डायरेक्शन यहाँ पे आएगा। बॉल यहाँ आएगा, तो बॉल का डायरेक्शन क्या है? ये है और यहाँ पे बॉल का डायरेक्शन ये है। और जब ये मूव करा रहा था बहुत तेज़ से, तो अचानक क्या हुआ? रस्सी टूट गया। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे रस्सी क्या हुआ? टूट गया। और इस पॉइंट पे जो इस स्टोन का डायरेक्शन था सर्कुलर पाथ पे, कहाँ था? ये था। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? यही रहेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करता है? इसके डायरेक्शन को चेंज करने से रेसिस्ट करता है। ये खुद पे खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। और उसी लिए आप दूसरा एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि जब कोई बाइक चलाता है, मान लीजिए कीचड़ में, वहाँ पे जो कीचड़ होता है ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। अगर हम लोग डस्ट ब्रेकर अपने गाड़ी में नहीं लगाए यहाँ पे, सामने वाला का क्या होगा? फेस पे जाएगा। और इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे डस्ट ब्रेकर लगाते हैं। यानी कि जो कार बनाता है, जो बाइक बनाता है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में क्या है? नॉलेज है। ये कीचड़ खुद पे खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसका डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक पीछे प्लास्टिक का पत्ती लगाया जाता है, ताकि क्या हो? कीचड़ बाहर किसी व्यक्ति के फेस पे ना जाए, वहीं पे इस पे क्या हो? उसका डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। अब कीचड़ क्या होगा? इस पे टकराएगा, नीचे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आज का हमारे पास जो टॉपिक था वो हो गया समाप्त। हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के जो पहला नियम है वो बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और इसी लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या हुआ? एक और नियम आया, कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। इनर्शिया का मेजर क्या है? मास। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। फिर हम लोगों ने इनर्शिया के 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े। पहला टाइप था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तब तक जब तक कि उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक? जब तक कि हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट में आया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या आया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लिया किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन खुद पे खुद चेंज नहीं कर सकता है, खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। उसका डायरेक्शन कब कैसे चेंज होगा? एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद। तो ये था हमारे आज के टोटल क्लास का कंक्लूजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अपने इस जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखने में।